Hello students, my name is Atisha Jhajir. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 का यूनिट नंबर 3 रेफ्रिजरेंट्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स, न्यू रेफ्रिजरेंट्स दैट आर टेट्राफ्लोरोइथेन, प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन। What are the secondary refrigerants? इन्हें हम द्वितीयक प्रशीतक के रूप में भी कहा जाता है। कई बार विशेष परिस्थितियों में प्रशीतित स्थान से प्रशीतन प्रणाली के वाष्पित्र तक ऊष्मा का आदान प्रदान एक ही शीतलन माध्यम से उपयुक्त नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रशीतित स्थान से ऊष्मा द्वितीयक प्रशीतक जैसे कि वायु, जल या लवण जल के द्वारा ग्रहण कर वाष्पित्र से संचालित हो रहे प्राथमिक प्रशीतक को दे दी जाती है। ठीक है, तो कितनी बार क्या होता है, जो प्रशीतन प्रणाली है वो प्रशीतित स्थान से या तो काफ़ी दूर उपस्थित होती है, तो उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान सिर्फ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स के द्वारा होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम पहले प्रशीतित स्थान से ऊष्मा द्वितीयक प्रशीतक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु, जल या लवण जल जो कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स है, ये क्या करते हैं, पहले थोड़ा उस प्रशीतित स्थान को पहले ठंडा कर देते हैं, उसके बाद प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, जो जहरीले प्रशीतक हैं उनको हम घरेलू वातानुकूलन में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो बड़े बड़े शीत भंडार गृह हैं उनमें प्रशीतक का काफ़ी मात्रा में प्रयोग हो जाता है, जो कि काफ़ी महंगा हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले वायु, जल या लवण जल के द्वारा उसे पहले ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी हमें मात्रा भी कम चाहिए होती है और ये हानिकारक प्रभाव भी नहीं डालते हैं और ये आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं द्वितीयक प्रशीतकों के क्या क्या लाभ हैं। फर्स्ट है द्वितीयक प्रशीतक का हैंडलिंग कंट्रोल प्राथमिक प्रशीतक की तुलना में आसान रहता है। सेकंड, जब प्राथमिक प्रशीतक का उपयोग प्रशीतित स्थान में उपस्थित व्यक्ति या रखे हुए पदार्थों के लिए असुविधाजनक या हानिकारक हो तो द्वितीयक प्रशीतक का प्रयोग करके प्राथमिक प्रशीतक को जगह से दूर रखा जा सकता है। ठीक है, तो जब प्राथमिक प्रशीतक अगर असुविधाजनक हो या फिर हानिकारक हो तो वो खाद्य पदार्थ पर या फिर जो व्यक्ति है उस पर हानिकारक असर हो सकता है उसका, तो क्या करते हैं, हम द्वितीयक प्रशीतक का यूज़ करते हैं और उसे प्रशीतित स्थान से दूर रखते हैं। यदि प्रशीतित जगह मुख्य प्रशीतन प्रणाली से अधिक दूरी पर हो तो द्वितीयक प्रशीतक के लिए प्रयुक्त पाइपलाइनों का आकार भी छोटा होता है। जो प्राथमिक प्रशीतक हैं उनका विशिष्ट आयतन द्वितीयक प्रशीतकों से अधिक रहता है, तो उससे काफ़ी बड़े बड़े पाइप्स की आवश्यकता रहती है, तो हम उसके स्थान पर द्वितीयक प्रशीतक का यूज़ करते हैं जिनसे पाइप का आकार छोटा हो जाता है। यदि किसी बिल्डिंग के अलग अलग भागों में अलग अलग तापमान बनाए रखना हो तो इन हिस्सों में प्रवाहित होने वाले द्वितीयक प्रशीतक की मात्रा को नियंत्रण करके उनमें आवश्यक तापमान बनाए रखा जा सकता है। जब प्रशीतित स्थान मुख्य प्रशीतन प्रणाली से ज़्यादा दूरी पर हो तो प्राथमिक प्रशीतक का उपयोग करने पर दाब की हानि होती है तथा निकाय का निष्पादन गुणांक भी कम होता है। ठीक है, क्या होता है, जब ज़्यादा दूरी पर होते हैं, ठीक है, तो प्राथमिक प्रशीतक को अगर हमने यूज़ किया तो उससे क्या होता है, दाब में हानि होती है, उससे क्या होता है, निष्पादन गुणांक कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो निष्पादन गुणांक भी कम हो जाता है, तो उससे इसमें क्या होता है, प्राथमिक प्रशीतक को लंबी पाइपलाइन से गुजारना पड़ता है, उससे इसके दाब में कमी आती है। ठीक है, तो उससे इसका निष्पादन गुणांक कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम प्राथमिक प्रशीतक की जगह द्वितीयक प्रशीतक का इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से
ठंडा कर देते हैं और फिर उसके बाद प्राथमिक प्रशीतक का इस्तेमाल करते हैं। इससे इसका निष्पादन गुणांक भी बढ़ जाता है। जो हम प्रमुख रूप से द्वितीयक प्रशीतक काम में लेते हैं वो है जल, लवण जल, लवण जल जो कि है जिसे हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें सोडियम क्लोराइड ब्राइन और एक होता है कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन। थर्ड है प्रतिहिम या फिर एंटीफ्रिज। फोर्थ है ऐसे प्रशीतक जो प्राथमिक प्रशीतकों के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि मिथाइलिन क्लोराइड और प्रशीतक 11। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल। जल यानी कि वाटर। ठीक है, तो जब हमें क्या होता है, प्रशीतित स्थान का तापमान जल का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो कि होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हमें उसका टेम्परेचर रखना है प्रशीतित स्थान का, तो हम द्वितीयक प्रशीतक के रूप में वाटर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जल सर्वत्र और सुलभ रूप से उपलब्ध रहता है और इसकी ऊष्मीय गुणधर्म भी अच्छे होते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो जल है अगर इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हमें प्रशीतित स्थान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर रखना है तो हम जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होने पर ये बर्फ़ में बदल जाएगा, ये ठोस हो जाएगा, तो इसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह मिथाइल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लवण जल, जिसे ब्राइन भी कहा जाता है। ठीक है, लवण जल क्या होता है, जल में लवण की मात्रा मिलाने से जो घोल तैयार होता है उसे लवण जल कहते हैं। लवण जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो जल के हिमांक बिंदु से कम होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या ये देखिए, ये है फेज डायग्राम है लवण जल का। ठीक है, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से तापमान बढ़ता जा रहा है और बढ़ के यहाँ पे आ गया मैक्सिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके नीचे सारा माइनस में तापमान है और जो कि कम होता जा रहा है। इधर है मिश्रण में विलय का प्रतिशत, यानी कि हम इसमें कितनी सांद्रता मिलाते जा रहे हैं, यानी कि कितना इसमें जल में लवण की मात्रा मिलाते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम जल में लवण की मात्रा मिलाते रहते हैं। जैसे जैसे जल में लवण की मात्रा मिलाते रहते हैं, इसका जो हिमांक बिंदु है वो कम होता जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट पर आकर ये सबसे न्यूनतम हो जाता है। इस बिंदु पर जो टेम्परेचर होता है उसे कहते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर, और इस बिंदु पर जो सांद्रता आती है उसे कहते हैं यूटेक्टिक सांद्रता। यदि यूटेक्टिक सांद्रता आ जाने के बाद उसमें लवण की मात्रा और मिला दी जाती है, तब इसका हिमांक बिंदु बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये आपको फेज डायग्राम से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे लवण जल में लवण की मात्रा या सांद्रता बढ़ाते हैं तो इसका हिमांक और कम होता जाता है, लेकिन एक विशेष बिंदु के पश्चात सांद्रता में वृद्धि करने पर हिमांक में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार जिस बिंदु पर लवण जल का हिमांक न्यूनतम होता है उसे यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इस तापमान को यूटेक्टिक टेम्परेचर और सांद्रता को यूटेक्टिक सांद्रता कहते हैं। ठीक है, व्यवहार में हम दो तरह की लवण जल का उपयोग करते हैं। फर्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड और सेकंड है सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की यूटेक्टिक सांद्रता होती है 0.324 और इसका यूटेक्टिक तापमान होता है -51 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम क्लोराइड की सांद्रता होती है यूटेक्टिक सांद्रता 0.233 और इसका यूटेक्टिक टेम्परेचर होता है -21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं तो जब अगर टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फिश, मीट, इन सब को स्टोर करने के लिए सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी
कम रखना है, जैसे कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है, तो हम कैल्शियम क्लोराइड लवण जल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिहिम, जिसे एंटीफ्रिज भी कहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जल में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है। और उनको मिलाने से जल का जमाव बिंदु यानी कि हिमांक टेम्परेचर कम हो जाता है, उन्हें हम प्रतिहिम कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं? ऐसे पदार्थ हैं, अगर आप पानी में मिथाइल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन तथा प्रोपिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, जल का हिमांक टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है। ये कुछ गुण हैं, इनकी वजह से लवण जलों की तुलना में प्रतिहिम का उपयोग द्वितीयक प्रशीतक के रूप में हो रहा है। फर्स्ट है, ये रासायनिक रूप से स्थायी होते हैं। ठीक है। और उपयोग के दौरान वाष्पित नहीं होते हैं। सेकंड है, ये असंक्षारणकारी होते हैं। थर्ड, प्रोपिलीन ग्लाइकोल को जल में मिलाने के बाद भी वो घोल के घनत्व में वृद्धि नहीं करता और संपीडक में स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो इस वजह से हम लवण जल के स्थान पर प्रतिहिम यानी कि एंटीफ्रीजर्स का यूज़ करते हैं। प्रतिहिमों का मुख्य रूप से उपयोग डेयरी उद्योग में किया जाता है। फोर्थ है मिथाइलिन क्लोराइड तथा प्रशीतक 11। ठीक है। निम्न प्रशीतक सामान्य तापमान और दाब पर द्रव रूप में रहते हैं। सामान्य दाब पर मिथाइलिन क्लोराइड यानी कि प्रशीतक 11 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, सॉरी, मिथाइलिन क्लोराइड का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रशीतक 11 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके जमाव बिंदु होते हैं -96.7 डिग्री सेंटीग्रेड और -111.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है। जो कि बहुत कम टेम्परेचर है। ठीक है। बहुत -96 -111 ये बहुत कम टेम्परेचर है, तो इन्हें द्वितीयक प्रशीतक के रूप में बहुत सुविधानुसार यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो ये थे हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथेन को R134A द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। इसका जो क्वथनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। टेट्राफ्लोरोइथेन यानी कि R134A को R12 से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो R134A को R12 के समान करने के लिए हमें निम्न सुधार करने पड़ते हैं। फर्स्ट, द्रव का शीतलन 20 किलोजूल पर केजी तक बढ़ा देते हैं। वाष्पित्र का तापमान -25 से -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। R12 संपीड़ित्र में 4.33 सेंटीमीटर क्यूब आकार के संपीड़ित्र की तुलना में 5.52 सेंटीमीटर क्यूब आकार के संपीड़ित्र प्रयुक्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम R134A को R12 से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन को हम R290 से व्यक्त करते हैं। इसका क्वथनांक कम और दाब अधिक होता है। इस प्रकार के संपीड़ित्र में बहुत कम विस्थापन की आवश्यकता होती है तथा ये बड़ी मोटरों से आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। इसमें दाब का ह्रास अधिक होने के कारण इन्हें ज़्यादा लंबी कैपिलरी की ज़रूरत होती है। ठीक है। R12 की तुलना में प्रोपेन का निष्कासन तापमान कम होता है। ठीक है। तो ये है प्रोपेन। नेक्स्ट है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन समान संख्या में हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से बना होता है, लेकिन इसकी रासायनिक संरचना अलग अलग होती है। C4H10 होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है CH3 और H। ठीक है। इनकी रासायनिक संरचना अलग अलग होती है, लेकिन इनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु की संख्या सेम होती है। ठीक है। तो प्रशीतक के रूप में ब्यूटेन की तुलना में आइसोब्यूटेन ज़्यादा प्रभावशाली होता है।
इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है और वाष्प घनत्व भी उच्च होता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर ब्यूटेन की तुलना में संपीड़न अनुपात यानी कि कंप्रेशन रेशियो भी आइसोब्यूटेन का ज़्यादा होता है। आइसोब्यूटेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है, ये तेल के साथ घुलनशील होता है, वायु की उपस्थिति में अज्वलनशील होता है, धातुओं को प्रभावित नहीं करता लेकिन रबड़ को प्रभावित करता है, फ्रीजोल के रूप में व्याख्यात है। ठीक है। आइसोब्यूटेन बाजार में फ्रीजोल के नाम से बिकता है। ठीक है। सीधे हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन हैलोजन के ऊष्मीय गुणधर्म ज़्यादा सही होते हैं। इसे R600A द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका सबसे कम निष्कासन तापमान होता है और दाब अनुपात सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो ये है आइसोब्यूटेन। तो आज हमने पढ़ा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और टेट्राफ्लोरोइथेन। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।